तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 का के एमसीक्यूज हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के। पास पेपर से ही हमारा रह गया था, पास पेपर से तैयारी उसकी नहीं की थी हमने, और सिर्फ गैस पोर्शन किया था, लिक्विड सॉलिड रह गया था उसका। तो वो सारे मर्ज होकर उसमें पास पेपर के लिहाज से हो जाएंगे। गैस पोर्शन के वाले से मैंने आपको क्लास दी थी और 400 एमसीक्यूज के लिहाज से, तो मैंने सेंड भी किया था, अक्सर बच्चों ने उसको सॉल्व भी किया था, मुझसे पूछा भी था कि सर इसका कैसे होगा कैसे होगा। तो अक्सर बच्चों ने उसको सॉल्व किया। 400 तो पूरे नहीं किए होंगे, किसी ने 100 किया, किसी ने 50, किसी ने 150, तो लेकिन किया है सबने, लेकिन वो सिर्फ गैस पोर्शन के थे, लिक्विड सॉलिड्स उसके अंदर नहीं थे। जबकि चैप्टर 2 जो हमारा है उसमें गैस लिक्विड सॉलिड तीनों हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें टॉपिकल पास पेपर है, कराची की हर यूनिवर्सिटी का पास पेपर आपको उसमें मिल जाएगा, मर्ज किया हुआ है ना ये वाले फाइल। तो फर्स्ट है, विच गैस इज लाइकली टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करेगी? मोस्ट आइडियल बिहेवियर किस गैस का होता है? हीलियम का होता है। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है उसका आइडियल बिहेवियर उतना ज़्यादा होता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डेविएट करेगी जो आइडियल बिहेवियर से, मतलब जिसका लीस्ट आइडियल बिहेवियर हो। मीन्स कि हमें वो एक गैस ढूंढना है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास हाईएस्ट है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिकॉज इन पाँचों में से सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास HCl का आएगा, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये इस तरह से ये एमसीक्यूज आता है, 2009 में आया था डाउ में। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं कि कौन सा गैस मोस्ट आइडियल है, कौन सी गैस लीस्ट आइडियल है। तो मोस्ट आइडियल बिहेवियर में तो NAD में जब आता है तो हीलियम लगा लेते हैं, और लीस्ट आइडियल में फिर वही है कि हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास ढूंढ लें। कुछ दूसरा भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है। सेकंड है, द क्रिस्टल फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ वेन डर वाल इंटरेक्शंस आर डैश। ये भी 2009 में आया था बेटा कि वेन डर वाल फोर्स से कौन से क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है? यस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वेन डर वाल फोर्सेस नंबर वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, लाइक उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, डायपोल फोर्सेस आ गए, लंडन फोर्सेस आ गए, ये सब वेन डर वाल फोर्सेस कहलाते हैं और ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में होती हैं, ऐसा ही है बेटा। कोवेलेंट क्रिस्टल्स में कौन सा फोर्स होता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है? डायपोल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी ना यार, तभी तो कोवेलेंट क्रिस्टल है। मेटालिक क्रिस्टल में कौन सी बॉन्डिंग होगी? मेटालिक बॉन्डिंग। आयनिक क्रिस्टल में कौन सी बॉन्डिंग होगी? लेकिन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होती है। वैसे कितना ही अच्छा होता अगर ऐसा बॉन्ड होता हमारे पास, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, कितनी आसान हो जाती ज़िंदगी। लेकिन इसको कभी मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं कहते हैं, या तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं, या वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, या सेकेंडरी बॉन्डिंग्स कह सकते हैं। तो इस तरह से याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गए दोनों एमसीक्यूज? तो ये सॉलिड स्टेट से आया सेकंड एमसीक्यूज। 4 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं। फोर्सेस याद रखनी चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल किस फोर्स से जुड़ा होता है। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होते हैं वो वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारे पास आइस आ गया, आइस हमारे पास एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, और आइस जिस वैन डर वाल फोर्स से जुड़ा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H2O जैसे कि है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से अगर हम कोई HCl ले लें सॉलिडिफाइड, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल का वो बना होगा HCl सॉलिडिफाइड, तो इसके अंदर लेकिन क्या हो जाएगी? डायपोल फोर्सेस हो जाएगी, डायपोल, ठीक है। इस तरह से अगर हम ड्राई आइस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, वो भी क्रिस्टल टाइप का होता है, बर्फ़ जैसा लग रहा होता है, देखा होगा आपने, धुआं निकल रहा होता है उसके अंदर से, ड्राई आइस इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो सॉलिड होता है, अक्सर ऐसा होता है ना, नॉर्मली देखा होगा आपने, वो लाइक जो क्या होता है ना, उसको आजकल आया हुआ है बड़ा, वो चलता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, लिम्का होता है, पता नहीं, स्मूथी वगैरह में भी डल रहा होता है ना, वो भी शशकों के लिए, बट टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए, वो या तस्वीर लेने के लिए अच्छा लगता है। धुआं का फ़ायदा कुछ नहीं है उसका, ना हेल्थ को कोई फ़ायदा है ना ही कुछ और, बिला वजह में बस वो क्या होता है, जस्ट धुआं निकल रहा होता है उसके अंदर से, वीडियो लेने में अच्छा लगता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने में अच्छा लगता है। तो वो आजकल चल रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो ड्राई आइस होती है उसके अंदर। तो वो ड्राई आइस असल में क्रिस्टल जैसा ही होता है, वो पूरा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होती है, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस बन रही होती है, देखा आपने, ठीक है। तो जो CO2 है ये चूँकि नॉन पोलर नेचर का है, तो उसमें हमारे पास जो है वो लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस मौजूद होते हैं। तो ये सारे ही मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं। अब किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसी में डायपोल है, और किसी में लंडन फोर्सेस हैं। समझ गए? बस थर्ड एमसीक्यूज पे आते हैं।
थर्ड है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म द फिनोमेना इज टर्म्ड एज, ये तो कितनी बार किया, हाँ, आइसोमॉर्फिज्म, एलोट्रोपी। यहाँ एलिमेंट की बात की जा रही है कि अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो दिस इज एलोट्रोपी, दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म। मतलब आइसोमॉर्फिज्म तो वैसे ही नहीं होना था, ये पॉलीमॉर्फिज्म तब होता है जब यहाँ पर कंपाउंड होता है कि या आयनिक कंपाउंड होता है, ऐसा ही है। तो अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो दैट इज एलोट्रोपी, लाइक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, सल्फर, ईटीसी। सही है बेटा। तो ये 2009 में लग रहा है बहुत सवाल आ गए इसके, 4 सवाल तो यही हो गए। मतलब उसका कोई पैटर्न नहीं होता था, डाओ का मतलब अभी भी पैटर्न नहीं होता। जैसे होता है ना कि इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से, एनईडी में भी ऐसा है, कोई पैटर्न नहीं है कि इतने चैप्टर, इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से देने, इतने इससे, रैंडम है ना, कुछ भी आ जा रहा है। जबकि इंटरमीडिएट में हमारा ज़्यादा अच्छा पैटर्न होता है, कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे हमें पहले से पता होता है किस किस चैप्टर से। वो तो डॉक्टर मौज़म की मेहनत होती है जिसकी वजह से वो स्कीम बनाकर हमारे लिए आसानी करते हैं। तो ऐसे लोग लेकिन और बड़े लेवल पे अवेलेबल नहीं है जो बच्चों के लिए इतनी आसानी कर सकें। उसी को देखते हुए तो हम इंपॉर्टेंट निकालते हैं टारगेट पेपर सारा, और हमें कैसे पता पेपर में क्या आने वाला है। द रेन ड्रॉप एक्वायर्स, ये तो बड़ा आसान है, स्फेरिकल शेप एंड इंक जस्ट स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर। क्या है भाई? सरफेस टेंशन। तो डाउ में आया 2009 में, एनईटी में 2017 में आया। 5वां है अ सैंपल ऑफ आर्गॉन ऑक्यूपाइज 50 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर व्हाट वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाई इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड। देखो यहाँ पर प्रेशर लॉ लग रहा है हमारे पास है। देखो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा ही है, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा ही है। तो ये एक अलग लॉ हमारे पास बन जाएगा अगर हम इसको दोनों को कंपेयर कर लें। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको केमिस्ट्री फिजिक्स में कहा जाता है प्रेशर लॉ कहते हैं ना इसको। ये इसी को कहा जाता है गेल-लुसैक्स लॉ भी कहते हैं इसको। तो मशहूर लॉ है। तो ये हमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाने से बनता है। तो यहाँ इसको ये अप्लाई करेंगे, कह रहे टेम्परेचर डबल करेंगे। ओके अच्छा, ये सवाल चेंज है, ये वाला सवाल नहीं है। ओके, अ सैंपल ऑफ आर्गॉन ऑक्यूपाइज 50 लीटर, वॉल्यूम गिवन है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड। ऑल राइट, ये तो बड़ा आसान है, तो मैं इतना मुश्किल बिला वजह कर रहा हूँ। टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 लीटर हो जाएगा। ये तो इतना टेंशन क्या, मतलब मुझे लगा गेल-लुसैक का भी एक सवाल है, ये वाला नहीं है, दूसरा। तो मिटा नहीं रहा, आगे आएगा तो वहाँ देख लेंगे। सही है, समझ गए। ये तो आसान है ना भाई, डायरेक्ट चार्ल्स लॉ लग रहा है इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जब हमने टेम्परेचर डबल किया तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली डबल हुआ। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइगोनल सिस्टम इज, तो 6 है एग्जाम्पल ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम इज। तो डिफरेंट 7 क्रिथल सिस्टम हमारे पास होता है, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और इसके अंदर जो हमारा टेट्रागोनल सिस्टम होता है तो वो हमारे पास SnO2 होता है, टिन ऑक्साइड। तो ये हमारा जो क्रिस्टल बनता है वो टेट्रागोनल होता है। बाकी ये सारे बेरियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे ऑर्थोरोम्बिकल होते हैं। और अगर आपसे ट्राइगोनल सिस्टम पूछा जाए तो वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अमॉर्फस सॉलिड्स। इसमें से कौन सी बात अमॉर्फस सॉलिड्स के लिए सही है, करेक्ट है? दे पजेस सिमेट्री, नहीं, ये तो नहीं होगा। दे हैव डेफिनिट शेप, ये भी नहीं होगा। दे क्लीव अलोंग पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी नहीं होगा। अब या तो आइसोट्रोपिक होते हैं या तो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। यस, देखो जो अमॉर्फस है ना, अमॉर्फस सब्सटेंस होता है वो एनाइसोट्रोपिक नहीं होता है। कन्फ्यूजन क्या होगी, अक्सर बच्चे अमॉर्फस को एनाइसोट्रोपिक लगाते हैं, तो दोनों ए से आ रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता ना। तो जो अमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रोपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमारे पास एनाइसोट्रोपिक होते हैं। क्या फ़र्क होता है आइसोट्रोपिक सब्सटेंस और एनाइसोट्रोपिक सब्सटेंस में?
आइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट एक्सिस। डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो होना, सॉरी गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, सेम प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट एक्सिस। डिफरेंट एक्सिस पे सेम प्रॉपर्टीज को शो होना आइसोट्रोपिक नेचर कहलाता है, और डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज का शो होना एनाइसोट्रोपिक कहलाता है। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ग्रेफाइट के पैरेलल टू द प्लेन तो हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन उससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। लेकिन यही अगर हम बात करें किसी अमरफा सॉलिड की, जैसे रबर की बात करें, तो रबर से करंट पास नहीं होगा, चाहे आप उसके पैरेलल टू द प्लेन पास करें या चाहे तो आप उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो करंट पास कर दें। एक्स वाई जेड तमाम एक्सिस पर जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो सेम रहेंगी। दैट्स व्हाई दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ओके, 8 पे आते हैं। कंपैरेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड SO2 विल बी। हीलियम और SO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन RHE ओवर RSO2 इज इक्वल टू अंडर रूट 64/4। 4 निकल जाएगा क्या? 4 निकलेगा? आता है ना करने के, तो सिंपल है। ग्राम्स नॉट डिफ्यूजन लग गया 2012 में आया था ये। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज होते हैं ना विस्कोसिटी की यूनिट। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पॉइजेल, उसके नाम पर ही जो है उसको दिया गया था पॉइज की यूनिट, पॉइजेल साइंटिस्ट के नाम पर। पॉइज एक बड़ी यूनिट है, तो हम असल में ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, सेंटी पॉइज यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं मिली पॉइज। अब आपको पता है एक पॉइज अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो उसमें 100 सेंटी पॉइज होते हैं और 1000 मिली पॉइज होते हैं। पॉइज के अलावा अगर कोई यूनिट इसकी निकलती है तो वो उसके फॉर्मूले से निकलती है। विस्कोसिटी की यूनिट तो विस्कोसिटी ईटा से शो होता है ना बेटा, तो ये होता है प्रेशर इनटू टाइम। प्रेशर और टाइम का प्रोडक्ट है, दैट्स विस्कोसिटी। और प्रेशर टाइम का प्रोडक्ट है तो बेटा ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या न्यूटन सेकंड लिखो उसके बाद मीटर -2 ऐसे कर दो। ये यूनिट सारी हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी की हैं, ठीक है। लजूजियत, द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड। जब लिक्विड बहता है तो उसको बहते हुए मज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है, तो जो भी रेजिस्टेंस उसको प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। फ्लूइड फ्रिक्शन, सिंपल, आसान बात है, मतलब इस पर डिटेल में नहीं जा रहा मैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 है, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज डैश। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम जो है वो उसमें क्या, बस हमें क्या करना है कि जो मॉलिक्यूलर मास है जो हाइड्रोजन का है उसको डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन से, CH4 से। ये हमारे पास 2/16 हो गया, ये हमारे 2 ओवर मॉलिक्यूलर मास टोटल ना MT, तो ये हमारे पास 16 + 2 18 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1/9, ठीक है। इस तरह से आंसर हमारा इसका जो है वो C ऑप्शन निकल गया। तो ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिए। इसमें 11 क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लास इज़ अ डैश, क्या है भाई बताएं? सुपर कूल लिक्विड है गिलास, सही है, गुड। 12 द यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन A = B = C अल्फा बीटा गया हुआ सब 90 डिग्री, तो बड़ा आसान है। कौन सा सिस्टम होता है ये? क्यूबिक होता है। सीट और HMT बताया था ना मैंने आपको, उसके अलावा से तो सबसे आसान वाला है, पहला यही होता है सारा जिसमें इक्वल टू होता है। उसके अलावा चेंज होकर आए तो उसके लिए वही है कि जो क्रिस्टल सिस्टम का पैटर्न था वो हम फॉलो करेंगे, सही है। तो मसला आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, इसमें 10 था वो देखने की चीज़ थी, उसमें थोड़ा टाइम लगा। क्वेश्चन 11 है, 1 लीटर ऑफ अ गैस में 2 ग्राम एट 300 केल्विन and 1 atm pressure. If the pressure is made 0.75 atm
एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल 1 लीटर ऑफ द सेम गैस वे 1 ग्राम। कह रहे हैं कि 1 लीटर गैस का वो वेट कर रहा है, वो उसका वेट है 2 ग्राम 300 केल्विन पर और 1 ATM प्रेशर पर। अगर प्रेशर को चेंज करके 0.75 ATM कर दिया जाता है, दैट्स P2। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर T2 विल 1 लीटर ऑफ द सेम गैस वे, दैट्स सेम लाइक V1 ही है। ओके मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, सेम गैस वे। ओके P1 T1 हमें बताना क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर T2 बताना है। अगर हम इसमें चार्ट्स तो लगाते हैं तो अगर डायरेक्ट अगर हम इसमें चार्ट्स तो लगाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम टेम्परेचर के, अगर वॉल्यूम सेम रख रहे हैं, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। अगर प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, लाइक जिसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। चलो करते हैं। तो हमें यहाँ पर V देखो, V तो कैंसिल हो गया ना, सेम है, तो बस ये P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो गया। तो ये हमारे पास हमें T2 निकालना है, तो T2 इक्वल टू P2 इंटू T1 ओवर P1। P2 कितना हमारे पास है, दैट्स 0.75। T1 हमारे पास कितना है 300 केल्विन और P1 कितना हमारे पास है 1 ATM। तो बस हमें क्या करना है, 300 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ अपने लॉजिक से देखूँ मैं, तो 300 है ना, 300 को पहले अगर हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, फिर 300 का हमारे पास 450 ना, और 150 का आधा कितना होता है, 150 का आधा कितना होता है 155 का हाफ, 150 का हाफ 75 ना, 75 है ना, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं, 5 हो गया ये, 5 5 10 11 12 2 1 4 5, कितना है, कितना आ रहा था 525 है आंसर में, तो ऑप्शन सही कह लो। 300 को मल्टीप्लाई करो 0.75 से, ये नहीं आ रहा 525, सॉरी उसको डबल मैंने 1.75 कर दिया, सॉरी। पहले 300 का हाफ करेंगे तो 150, फिर 150 में हम ऐड करेंगे कितना 75, ऐसे ही है ना। ओके 5 हो गया ये, फिर 7 + 5 दैट्स 12 225। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाकर, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 225 केल्विन, 225 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर जो आएगा हमारे पास फाइनल T2। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज हैज सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये तो आसान है, मॉलिक्यूलर मास सेम हुआ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगी। क्या हो जाएगा, ए में दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है, ये तो 44 होता है कि N2O 44 होता है, 14 × 2 + 32 दैट्स 28 + 32, सॉरी 16, 28 + 16 6 के 4 हो गया, तो 4 सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 के रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम किस वजह से होंगे, चूँकि इनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं। ऑलराइट, सो उसके बाद 15 है, रियल गैसेस बिहेव आइडियली एट डैश, ये तो आसान है। NTS में आया 2018 में, NAD में आया 2011 में, 2010 में, नस्ट का टेस्ट में आया 2015 में। रियल गैसेस आइडियली बिहेव कब करेंगे, मतलब रियल गैसेस गैस लॉस को फॉलो कब करेंगे, तो कब करेंगे, हाई प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, सी ऑप्शन। ऐसे ये तो कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, और एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है ये, कितने यूनिवर्सिटी में आता है, सबको यही पूछते हैं रियल गैस बिहेव NAD हो, दुनिया का कोई भी टेस्ट हो गया, पता नहीं इससे क्या मोहब्बत है। केमिस्ट्री में ये डालते हैं रियल गैस बिहेव आइडियली, नॉन आइडियल बिहेवियर, मतलब बच्चों को लगता है, ये बच्चे को ना मुश्किल लगता है ना, तो वो दुखते रख पे हाथ बार बार रखते हैं बच्चे के, कि ये तो देना ही है ताकि बच्चा गलत करे, नंबर कटे। जो अक्सर बच्चे इसका गलत लगाते हैं, उनको समझ ही भी नहीं आता कि रियल गैस के आइडियल बिहेवियर का क्या मतलब है।
रियल गैस का आइडल बिहेवियर का मतलब उसका गैस लॉज को फॉलो करने का बिहेवियर, दैट्स इट। ठीक है, 15 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ आर इज, गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? हाँ बेटा बोले। .0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर कैल। बेटा तो ए भी करेक्ट उस तरह से नहीं है, अगर उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी ना। 0.821 ATM DM क्यूब पर मोल, ये तो हो नहीं सकता, बी तो हटा दो। 803.143 न्यूटन मीटर पर कैलोरी पर मोल, ये क्या चीज़ है? पता नहीं, कुछ भी नहीं। 8.314 ये उसमें होता है आपके जूल, है ना? जूल में जब आएगा तो इसमें आएगा, फिज़िक्स में जो रखता है। तो इसमें भी मसला है, लेकिन DM क्यूब ATM उसके बाद पर मोल पर केल्विन होता है ना, तो यहाँ -1 होना चाहिए। अब सही है ये सवाल, है ना? ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो सही कर लेते हैं उसको। 17 है द यूनिट सेल पैरामीटर्स ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम आर। मोनोक्लिनिक C और HMT है ना, HMT आखिरी से पहले वाला। तो A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, यही होता है। बस B हो गया, आगे एंगल लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब दर से बात है साइड, यही तीनों नॉट इक्वल टू इसी में आ रहे हैं, और कहाँ आ रहे हैं? बताया था ना मैंने इसको, C और HMT लॉजिक कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है बाब, चले जाइए आप। तो C और HMT के लिहाज से इसको हम निकालेंगे, तो हमें पता है कि नॉट इक्वल टू कहाँ पर आता है। आखिरी के जो दोनों होते हैं वो नॉट इक्वल टू ही होते हैं। A इज़ नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अगर ऐसा होता कि दो जगह पर अगर दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें नॉट इक्वल टू लगा होता, तो हम क्या करते हैं? फिर हम एंगल्स को देखते हैं, फिर एंगल्स को देख के फैसला करते। अभी तो पहले ही हो गया, तो इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं। 18 ग्राम स्लॉट डिफ्यूजन रिफर्स टू गैसियस डिफ्यूजन, ए ऑप्शन। 19 द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड गैसियस ऑक्साइड्स is 1:2:1. Find the molecular weight of gaseous oxide is. (1.2:1). Find the molecular weight of gaseous oxide. Okay. CO2 है R, CO2 डिवाइड बाय R ऑफ ये X हो गया को गैसियस ऑक्साइड। ये हमारे पास बराबर है 1.2:1 के। तो ये 1.2 इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया अंडर रूट, अब मॉलिक्यूलर मास में उलट देना है इसको, है मॉलिक्यूलर मास ऑफ X डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ऐसा ही है। तो CO2 का हम लगा लेते हैं मॉलिक्यूलर मास 1.2 इक्वल टू अंडर रूट mx डिवाइड बाय 44। ये फिर स्क्वायरिंग, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर क्या निकलेगा? हाँ 1.4। तो 1.4 बराबर हो गया mx ओवर 44। तो mx बराबर हो गया 1.4, ये डायरेक्ट करके तो हाथ से भी हो सकता है, लेकिन करके देखो 44 का 1.4 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर से भी कर दो, मसला नहीं है, तो आसान है। हाँ कितना आ रहा है? 63.36, ये ऑप्शन हो गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं हाथ से, इसको मल्टीप्लाई करना था मुश्किल नहीं, सही है, बट टाइम लगता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सही है। तो 63.36 हो जाएगा ये, तो सिंपल इस तरह से निकाल ले रहे हैं। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है आपको और आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया, ठीक है बेटा। तो लाइक हाउ यू डू इट। तो NET में आया था ये 2018 में, NET में वैसे भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो मसला नहीं है। 20 है कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश। Cooling is a process of dash. What a cooling is cost is the process of dash. Heating तो होगा नहीं भाई, नॉन भी नहीं होगा। अब आइदर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का कम होना। अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो कहने का मकसद है कि कूलिंग किसका प्रोसेस है, तो बच्चे इसको इसके लिहाज से 400 के लिहाज से कहते हैं कि चूँकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं। ऐसा ही होता है, लेकिन बट ये ऐसा होता नहीं है असल में। रियल लाइफ एग्जाम्पल में ये बड़ा माइन्यूट सा इफेक्ट होता है कूलिंग का, जो आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इसमें एक अलग चीज़ लगती है जिसको फेडरल बोर्ड में पढ़ते हैं, क्योंकि NET में आया नस एंटी टेस्ट में, तो इस बोर्ड से तो है भी नहीं। तो एक फेडरल बोर्ड में हम लोग एक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट ये बात करता है कि अगर किसी गैस को रैपिडली एक्सपेंड किया जाता है, अगर कोई गैस रैपिडली एक्सपेंड होती है किसी नोजल से, किसी स्मॉल एंट्री पॉइंट से, तो जब कोई गैस रैपिडली एक्सपेंड होती है तो हमेशा क्या होती है, उसके अंदर कूलिंग अकर होती है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से तेज़ी से जब उसको एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम अ पिन पॉइंट या फ्रॉम अ वेरी स्मॉल होल। और सेम ये फिजिक्स के अंदर रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में आप लोग यही पढ़ रहे होते हैं कि फ्रिज का प्रोसेस जो होता है, फ्रिज या कंडेंसर AC वगैरह में जो है ना, यही वो इफेक्ट फॉलो हो रहा होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट। अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर क्या होता है कि गैसेस को फ्रीक्वेंटली क्या एक्सपेंड कराया जा रहा होता है, और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ गैस की वजह से बेटा क्या होता है, कूलिंग अकर होती है। तो रेफ्रिजरेशन जो होती है उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन आंसर है, ये चार्ल्स लॉ की एक्सेप्शन है असल में। तो अक्सर बच्चे इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन लगा लेते हैं, इसको देखते हुए ये गलत हो जाएगा। यहाँ जूल थॉमसन इफेक्ट लगेगा। ये फेडरल बोर्ड के MCQs है, ठीक है। ओके, उसके बाद 21 आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या ये तो आसान है, एवोगाड्रोस लॉ। 22 है, वाटर ड्रॉपलेट्स अडॉप्ट स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, अभी तो गया ये सरफेस टेंशन होगा, लेकिन यहाँ तो आंसर ऑप्शन अलग है। कह रहे हैं यहाँ पर कि लाइक अगर कोई जो टैप है, ठीक है, और टैप के थ्रू जो है वो कोई पानी जो है वो नीचे गिर रहा है, और पानी का कतरा जो नीचे जब गिर रहा है तो वो स्फेरिकल है, वो गोल है, वो कुर्वी है, मतलब कर्वी कह सकते हैं ना, लाइक स्फेरिकल है, ग्लोब जैसा है। तो ऐसा गोल क्यों होता है, तो नॉर्मल सी बात है, शुरू में नहीं होता, शुरू में तो जो है वो टेयर लाइक होता है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ से ऊपर से जब वो डिटैच हो जाता है, तो इन बिटवीन ग्राउंड तक जाने से पहले, अगर आपने स्लो मो वीडियोस में देखा होगा, स्लो मोशन में, तो जो पानी का कतरा है वो बिल्कुल एक परफेक्ट एक स्फेयर बन जाता है, एक रेगुलर स्फेयर बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो नॉर्मल बच्चा ये जानता है कि सरफेस टेंशन की वजह से होता है। लेकिन सरफेस टेंशन करती क्या है, सरफेस टेंशन टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। यही काम होता है ना सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहती है, और मिनिमम जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम की बात कर लें, अगर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट मौजूद हैं तो इतना ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जितना भी हमारे पास किसी भी तरह के लाइक आप जो है वो आप स्क्वायर ले लें, आप जो है वो ट्रायंगल ले लें, आप सर्किल ले लें, आप इस तरह से रेक्टेंगल ले लें, या फिर आप इस तरह से कोई जो है वो पैरेललोग्राम ले लें, या फिर इस तरह से आप जो है वो कोई रोम्बस ले लें, या इस तरह से आप जो है वो कोई ट्रैपजॉइड ले लें, मतलब किसी भी किस्म का आप, और भी होते हैं बहुत सारे, तो किसी भी किस्म के ज्योमेट्रिकल फिगर को आप उठा लें मैथमेटिक्स के अंदर, तो सबसे कम सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास किसका होता है, सर्किल या स्फेयर का होता है। इसको निकाला भी जाता है, प्रूफ किया जाता है उसको लीस्ट सरफेस एरिया में। बाकी सबका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सबसे कम सर्किल का होता है। इससे कम सरफेस एरिया आप नहीं बना सकते। समझ रहे हो बात मेरी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों को खड़ा करना है, या कितने भी लोगों को, 50 लोगों को खड़ा करना है, तो इस तरह के डायग्राम्स के अंदर सबसे कंजस्टेड इस वाले जगह पर ही आएंगे, सर्किल के अंदर आएंगे। सबसे कम वॉल्यूम इसका होगा, सबसे कम जगह ये घेरेगा। बाकी इन सब ये सारे कमरों में जो है ना, जो क्या होगा, एरिया ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए कमरे वगैरह गोल नहीं बनाए जाते हैं कभी भी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है उस चक्कर में। मतलब आप सामान ही नहीं देख पाएंगे ना लोग रह पाएंगे, इसलिए गोल कमरा नहीं बनता, चकोर बनता है, ताकि सर वॉल्यूम ज़्यादा मिले हमें। तो कहने का मकसद है कि
चूँकि सरफेस टेंशन क्या करती है, वो सरफेस एरिया कम करती है लिक्विड का, तो वॉल्यूम के लिहाज से सरफेस एरिया का सबसे मिनिमम रेशियो होता है। तो जहाँ पर टेंड्स टू रिड्यूस, तो मिनिमम रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ए और डी तो नहीं है। अब देखो रेशियो दो तरह से है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। अब ये दोनों, अब इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर सी होगा कि बी होगा। ये तो समझ में आ गया कि सर मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा, लेकिन किसके लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से। तो जो सर्किल है उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है, लीस्ट सरफेस एरिया होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, सी होना चाहिए कि बी? बताओ, थोड़ा सा अल्फाज में घुमा रहे। तो मतलब ऊपर आएगा सरफेस एरिया रेशियो में, नीचे आएगा वॉल्यूम। अगर हम इस तरह से बोलें कि सर्किल का सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मिनिमम होता है, तो क्या होगा, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, सरफेस एरिया, नीचे वॉल्यूम आएगा। तो बी ऑप्शन। तो ये से भी फर्क पड़ता है रेशियो दो चीज़ों का, A/B इज नॉट इक्वल टू B/A। सही ना बात समझ में आ रही है? A/B जो है B/A के बराबर नहीं होता है। ये मैथ तो पढ़ा नहीं था, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई के बराबर होता है, लेकिन हर जगह ये कौन सा होता है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं ना इसको शायद, तो ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, रेशो में ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं लगाते हम लोग कभी। सही है, समझ में आ गया? बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 23। Which of the following involves strength of attraction between molecules? किसमें जो है ना मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है? Which of the following involves strength of attraction between molecule? फ्रीजिंग कंडेंसेशन में गैस लिक्विड बनती है, फ्रीजिंग में लिक्विड जो है वो सॉलिड बनता है, और क्रिस्टलाइजेशन में लिक्विड जो है क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। क्रिस्टल में हाईएस्ट हमारे पास कह सकते हैं अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना? तो ये ऑप्शन होना चाहिए। या तो अगर हम देखेंगे ना स्ट्रेंथ, अगर हम इस क्लास से बात करें कहाँ पर स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो ये तीनों जगह पे ही हो रही है। मैं थिंक फिर बेहतर है कि वो डी लगा दिया जाए। सही, ऑल ऑफ दिस, मतलब मेरे लिहाज से शायद डी लगाना ज़्यादा बेहतर है इसमें, बजाय ये लगाने के, क्योंकि सब में स्ट्रेंथनिंग हो रही है ना अट्रैक्शन की, चूँकि मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे तीनों ऑप्शन के अंदर। 24 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ CO एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विद प्रेशर ऑफ दिस टर्नल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम इक्वल टू mRT अपॉन m इंटू पी। मास है 2.8 डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाय आर है 0.0821, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 300 केल्विन, और मल्टीप्लाई बाय प्रेशर कितना हमारे पास है 0.0821 ATM। ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों घड़ियाँ 28 और 2.8 और 28 1 ऊपर क्या आ गया 0.1 30 हो गया, ये नहीं हुआ, बस सिंपल। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन? तो बड़ा आसान है, बच्चों वाला MCQ से यार, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालो। ये मेरे को पूछता है, बताओ, नहीं पता? मीथेन और क्या, ये कौन सा MCQ है? ये तो बेहोशी में भी बता दूँ। Two gases A and B have densities this and this respectively. The ratio of rate of diffusion of gases is dash. Density दिया हुआ है, रेशियो पूछ रहे हैं भाई। ओके, RA ओवर RB या RB ओवर RA, कुछ भी निकाल लेते हैं। कोशिश करते हैं रूट के ऊपर ना बड़ी वैल्यू रखें ताकि आंसर थोड़ा सा सुकून में आए, परेशान ना करे। तो हमने क्या कर दिया कि B की वैल्यू को ऊपर रख दिया ना, ये हमारे पास हो गया RA अपॉन RB। सही है, डेंसिटीज रख दी 1.04 और 0.065। क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है? ये 2 से मल्टीप्लाई करो उसको,
0.06 है ना ये, नहीं 0.12 करके आ जाएगा कुछ ऐसा ही है। हाँ 13 आ जाएगा ना। पॉइंट 065 है, 1.04 है। अबे एनईडी में आया भाई, सॉल्व कर लो ऐसे कैलकुलेटर। चलो एनईडी वाले तो यही देंगे ना, कैलकुलेटर अलाउ कराओ। चलो कितना आ रहा है, 16 हो रहा है, तो वो निकालो 4 आ जाएगा ना, तो 4:1 हो गया हमारा। अभी एनईडी है ना, कैलकुलेटर अलाउ है, मसला नहीं। डाउट मतलब एमटी कैट में ऐसा थोड़ी ना देते हैं, मतलब आशा 2 आ रहा होता तो शायद हो जाता आराम से। सही है। नेक्स्ट 27 है, 2 गैसेस एसटीपी विथ इक्वल वॉल्यूम विल हैव डैश। 10 एंट्री टेस्ट में आया था। 2 गैस है एसटीपी पर, वॉल्यूम सेम है, तो क्या चीज़ सेम होगी बेटा? वॉल्यूम सेम होने पे क्या चीज़ सेम होगी? 2 गैस का वॉल्यूम सेम होता है तो क्या चीज़ सेम होती है? मास सेम कहाँ से हो जाएगा, पागल लगा लोग। वॉल्यूम सेम होने से मास थोड़ी ना सेम होता है। इतनी बड़ा चीज़, 2 चीज़ें ले लेंगे तो मास सेम होगा दोनों का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, सी ऑप्शन, यही है अवोगाड्रोस लॉ। 28 अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस टू हाफ द वॉल्यूम विल बी इजी। हाफ हो जाएगा, सिंपल। 29 गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय। गैसेस को लिक्विड कैसे बना सकते हैं? कंडेंसेशन करना है। आसान है, बी ऑप्शन। टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, बन जाएगा। 30 इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर गैस का डबल है और प्रेशर उसका 1/2 हो जाए तो वॉल्यूम गैस की कितनी हो जाएगी? मतलब टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं और प्रेशर को आधा कर दे रहे हैं। टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम डबल हो गया, और प्रेशर को हाफ किया, प्रेशर को हाफ कम कर रहे हैं तो फिर और डबल हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं पता, ये तो खराब है यार। इंक्रीज 4 टाइम्स। बी दिख ही नहीं रहा मुझे, क्या है कह रहा? बी इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके, चूँकि यहाँ पर देखो, जब हम टेम्परेचर को डबल करते वॉल्यूम डबल, और प्रेशर को आधा कर रहे हैं तो और डबल हो जाएगा। फिर प्रेशर को आधा करने से वॉल्यूम थोड़ी ना आधा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। लॉजिक में सॉल्व हो जाता है, कोई मसला। सही, इजी। नेक्स्ट देखें, विच वन हैज हाईएस्ट एंट्रोपी? AKU में आए थे, आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया था। किसकी एंट्रोपी? एंट्रोपी किसे कहते हैं? एंट्रोपी का मतलब होता है दिस इज डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो डिसऑर्डरनेस कब बढ़ती है बेटा? जब मूवमेंट बढ़ती है। अब एक घर है जिसके अंदर मान लो कि बच्चे ही नहीं है, छोटे, सब बड़े रहते हैं, बच्चा एक भी नहीं है। उस घर में सारी चीज़ें हर वक्त तरतीब में रहेंगी, चूँकि बड़े लोग सुकून से एक जगह चुपचाप बैठे होते हैं। वो इधर इधर चूचा हर चीज़ को नहीं करते, या उठाते भी तो वहीं रख देते हैं, चूँकि वो मूव नहीं कर रहे हैं ना। अब ये किसी घर में मान लेते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, 4, 5, 3 जितने भी। अब वो छोटे बच्चे दौड़ भाग करते हैं ज़्यादा, जो दौड़ भाग करते हैं तो ज़्यादातर वो चीज़ों को गिराते हैं, इधर उधर करते हैं। कुछ चीज़ गिर जाती है, कुछ चीज़ उधर पड़ी होती है, फिर वहाँ से एक चीज़ उठा के वहाँ रख देते हैं, फिर वहाँ से यहाँ, तो आधे 1 घंटे में पूरा घर पूरा डिसऑर्डर हो जाता है, सिस्टम में डिसऑर्डरनेस आ जाती है। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है वहाँ पर डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। सॉलिड्स के अंदर एंट्रोपी सबसे कम होती है और गैसेस के अंदर एंट्रोपी हमारे पास हाईएस्ट होती है। क्या ऑप्शन होगा बताओ? बी हो जाएगा। वेपर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, दैट्स वाई, चूँकि मूवमेंट ज़्यादा है इसके अंदर। ओके 32 है, ये फिजिक्स में आता है वैसे, पता नहीं क्यों इन्होंने पूछा। 32 है, वाटर बॉयल्स व्हेन, पानी बॉयल कब होगा? तो वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉयल हो जाएगा, बिल्कुल सही। 33 है, द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाज गिवन बाय KMT है ना भाई। ये काइनेटिक एनर्जी जो वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है, तो मसला
कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस फ्रॉम विदाउट चेंजिंग, ये तो बड़ा आसान है। यस, सब्लिमेशन, यस गुड, सब्लिमेशन। असल में ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज से लिया गया, SMBPMC लड़काना में, जिसको चांडका कहते हैं आप। अच्छा, ये कलर कोड्स अलग अलग होते हैं, जैसे आप भी जाओगे ना तो आपको डिफरेंट कोड्स मिलते हैं MD-CAD में। ग्रीन होता है, रेड होता है, वाइट होता है, येलो होता है। तो उसके आंसर मतलब क्वेश्चन सेम होता है, आगे पीछे होता है। तो आंसर कीज़ जब अपलोड होती हैं तो हर कोड की अलग अलग अपलोड हो रही होती हैं, तो आपको अपना याद रहता है तो आप उसके लिए आ सकते हैं। तो नीचे इस तरह वाइट, पिंक ये सब लिखा हुआ होता है, और तो कलर कोड कहलाता है वो। तो कलर कोड सबका डिफरेंट अपना अलग अलग होता है इस तरह से। उसके बाद है कि व्हेन टू सब्सटेंसेस हैव सेम क्रिस्टल द फिनोमिना दे आर सेड टू बी। अगर दो अलग अलग सब्सटेंस का सेम क्रिस्टल सिस्टम है तो क्या कहलाएगा वो? दो अलग अलग सिस्टम का सेम, बोलो सही, सबको पता है। आइसोमेरिज्म क्या आइसोमॉर्फिज्म? हाँ, क्रिस्टल की बात करें ना तो आइसोमॉर्फिज्म। अगर कंपाउंड्स होते हैं और स्ट्रक्चर बोलता तो फिर आइसोमेरिज्म आता ना। ये तो क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल के अंदर आइसोमेरिज्म नहीं होती है, आइसोमॉर्फिज्म होती है उसके अंदर। सही है। तो एक KMDC में आया था 2010 में। 2010 में KMDC का टेस्ट अलग हुआ करता था, मतलब JSMU, मतलब हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट अलग होते थे, तो KMDC का अलग होता था, डिफरेंट। जैसे उन्होंने मुझे भेजा था खिजरान ने ना, तो 2016 में अलग अलग टेस्ट उसमें हुए थे, KMDC का अलग हुआ था, तो इसमें KMDC का अलग हुआ था। सर समझ गए? आई थिंक दैट्स इट, ख़त्म हो गया। ठीक है।